जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 कब से लागू होंगे? आंसर हो जाएगा 1 मई से, यानी 1 मई से भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 लागू हो जाएंगे। तो ये अधिसूचना भारत सरकार ने जारी की है। तो ये जो नियम लागू होंगे ये ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनिमय अधिनियम 2025 के तहत लागू किए जाएंगे। इस नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी OGAI का गठन किया जाएगा। इसके अलावा सट्टेबाजी और जुआ वाले गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा और स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। जिन गेम्स में पैसों का लेन देन नहीं होता है उन्हें रजिस्ट्रेशन से छूट दी जाएगी। गेमिंग कंपनियों के लिए सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है ये 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है। यानी दोस्तों, ये भारत सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 लागू किए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि जो सट्टेबाजी है ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से होती है और जो जुआ वाले गेम्स हैं इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है? आंसर हो जाएगा फिनलैंड। यानी फिनलैंड ने एक ऐसा परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है जहां पर जो परमाणु संयंत्र का कचरा होता है उसको दफनाया जाएगा। तो फिनलैंड ने दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है जिसका नाम रखा है ओनकालो। यह फिनलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह 1.9 बिलियन वर्ष पुरानी मजबूत चट्टानों के बीच लगभग 400 से 450 मीटर की गहराई पर स्थित है। ठीक है, इसमें परमाणु कचरे को तांबे के कंस्तरों में रखा जाएगा और वेंटोनाइट मिट्टी से इसे ढक दिया जाएगा। यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का जो कचरा होगा इसको 400 से 450 मीटर की गहराई पर दबाया जाएगा और तांबे के कनस्तरों में इसको रखा जाएगा और वेंटोनाइट मिट्टी से इसे ढक दिया जाएगा। इसे रेडियोधर्मी कचरे को चट्टानों के नीचे 1 लाख वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। यानी कि जो परमाणु अपशिष्ट है उसको 1 लाख वर्ष तक सुरक्षित वहां पर रखा जा सकता है। फिनलैंड की बात करें तो हेलेंस्की इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब और पेटेरी ओर्पो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। 2023 में ये नाटो में शामिल हुआ था। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 को जारी किया गया है। तो इसके अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। फिनलैंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी सीमा स्वीडन और नॉर्वे से लगती है। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो शिवा नरवाल ने जीता है। तो ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में शिवा नरवाल ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने अभी तक 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल टोटल 7 मेडल जीते हैं। तो गोल्ड मेडल जीता है शिवा नरवाल ने। सिल्वर मेडल की बात करें तो सेजल कांबले, राज चंद्रा, रोहित काल्याण और पनाह भोगरा, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ब्रॉन्ज मेडल चिराग शर्मा और अभिनव देसवाल ने जीता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो शैलेश कुमार ने हाई जंप T63 श्रेणी में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप 2026 के लिए हाल ही में क्वालिफाई किया है। भारत ने विश्व की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया है। स्मृति मंधाना को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था हाल ही में। साइना नेहवाल ने हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल 2026 को उत्तरी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में
उत्तरी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल होंगे? तो इसमें उत्तर प्रदेश शामिल होगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र के जो राज्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। और ये कृषि से संबंधित सम्मेलन है। इसका उद्देश्य है जो खरीफ की फसल है उसकी तैयारी और किसान केंद्रित नीतियां बनाना। खरीफ की फसल की बात करें तो ये मानसून की मुख्य फसलें होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 बार्सिलोना स्पेन में। प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में। नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई में। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 नई दिल्ली में। 28वां राष्ट्रमंडल स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम और क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली और मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रोड्रिगो डुटेर्टे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की पुष्टि की है। यानी कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, तो उनकी पुष्टि की गई है। तो जब वो राष्ट्रपति थे उस समय फिलीपींस में काफ़ी अपराध हुए थे, कई लोगों की हत्या भी हुई थी, तो उनका दोषी उन्हें मतलब आरोपों की जो उन पर जो आरोप लगाए गए थे उनकी पुष्टि की गई है। उन्हें 2025 में आईसीसी के द्वारा हिरासत में लिया गया था। जजों ने पाया है कि जो रोड्रिगो डुटेर्टे हैं फिलीपींस में ड्रग्स विरोधी अभियानों के तहत जो हत्याएं की गई थी उनके लिए वो जिम्मेदार हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी की। तो इसकी स्थापना 2002 में रोम संधि के तहत हुई थी। हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तोमोको अकाने इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 125 इसके मेंबर हैं और इसको नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। यानी कि कहीं नरसंहार होता है, मानवता के खिलाफ अपराध होता है, युद्ध अपराध होता है, तो ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है ये मुकदमा चला सकता है। अगला क्वेश्चन है, चाइना के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए किन 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को रिजर्व के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद को। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। तो इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया जाना है। तो उस मिशन के लिए 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है और इन्हें रिजर्व के रूप में चुना गया है। यानी कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री जाने में असफल होता है तो इन दोनों में से एक को किसी को चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो रिजर्व अंतरिक्ष यात्री के रूप में हाल ही में इन्हें चुना गया है। अब ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं वो प्रशिक्षण लेंगे और इनमें से एक व्यक्ति स्टेशन पर जाने वाला पहला विदेशी और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पाकिस्तानी बन सकता है। अगर ये जाते हैं तो पाकिस्तान का ये पहला अंतरिक्ष यात्री बनेगा। इन दोनों में से किसी एक को भेजा जाएगा और अगर ये वहाँ तक पहुँच जाता है तो तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँचने वाला पहला विदेशी बनेगा और अंतरिक्ष में जाने वाला ये पहला पाकिस्तानी बन सकता है। अभी इनको ये कंफर्म नहीं है कि इनमें से किसको भेजा जाएगा। बात करें अगर हम तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन की, तो ये चाइना के द्वारा निर्मित एक अंतरिक्ष स्टेशन है। 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। यानी कि पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें ये स्थित है। 2021 से 22 के बीच में इसे लॉन्च किया गया था। तियांगोंग का अर्थ होता है स्वर्गीय महल। अंतरिक्ष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो नासा का आर्टेमिस सेकेंड मिशन जो था ये 50 वर्षों में पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन था जो 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच। पृथ्वी से सबसे दूरी तय करने का रिकॉर्ड नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन ने बनाया है।
2,52,756 मील। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS N1 अन्वेषा अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, जो कि असफल रहा है। मिसाइला वेंथॉस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से किस योजना को सम्मानित किया गया है? तो PM गति शक्ति योजना को सम्मानित किया गया है। तो PM गति शक्ति योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सरकारी विभागों के बीच तालमेल और इनोवेशन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य परियोजनाओं में तालमेल बनाना है। PM गति शक्ति योजना की अगर हम बात करें तो 13 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में तेजी लाना, रेलवे, सड़क, बंदरगाहों सहित 16 मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये 12 जनवरी 2015 को, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। पाकिस्तान ने किस स्वदेशी एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया है? आंसर हो जाएगा तैमूर। तो पाकिस्तान ने 21 अप्रैल 2026 को एक मिसाइल की टेस्टिंग की है जिसका नाम है तैमूर, जो कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज है 600 किलोमीटर और यह एंटी शिप क्षमता यानी जहाज रोधी से लैस है। यह मिसाइल विमान से लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल को पाकिस्तान के एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स के द्वारा डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की मिसाइलों की बात हुई है तो भारत की मिसाइलों की भी बात कर लेते हैं। तो भारत की प्रमुख मिसाइलें और उनकी मारक क्षमता देखते हैं। तो अग्नि-P प्राइम मिसाइल जो है इसकी जो मारक क्षमता है वो है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। अग्नि-5 मिसाइल जो है इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच में और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस की बात करें तो 290 से 800 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। धनुष की 350 किलोमीटर, पृथ्वी थर्ड की 350 से 500 किलोमीटर, आकाश की 25 से 30 किलोमीटर और ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल की बात करें तो 80 से 100 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है, ये हवा से हवा में मार करती है। K-15 सागरिका जो मिसाइल है 700 से 750 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ये पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। प्रलय मिसाइल की बात करें तो 150 से 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का गोताखोरी सहायता पोत INS निरीक्षण किस देश में आयोजित INSLN DIVEX 2025 में भाग लेने पहुंचा है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। IN का मतलब इंडिया और SLN का मतलब श्रीलंका। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय नौसेना का गोताखोरी सहायता पोत है INS निरीक्षण, तो ये हाल ही में कोलंबो श्रीलंका पहुंचा है। तो यहाँ पर एक गोताखोरी अभ्यास होना है जो किस नाम से जाना जाएगा? इंडिया श्रीलंका DIVEX 2026 अभ्यास। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना। कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं जो 2026 में आयोजित हुए हैं। तो सी ड्रैगन अभ्यास अमेरिका में हुआ है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। IONS IMEX अभ्यास जो है ये कोच्चि भारत में हुआ था, समुद्री युद्ध केंद्र में हुआ था और इसमें बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, भारत, केन्या, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, तिमोर लेस्टे ये सभी देश शामिल हुए थे। फ्रीडम शील्ड अभ्यास दक्षिण कोरिया में हुआ था, अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच में। लामितिया अभ्यास सेशेल्स रक्षा अकादमी में हुआ था, भारत सेशेल्स के बीच में। वायु शक्ति अभ्यास पोखरण राजस्थान में हुआ है, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। वज्र प्रहार अभ्यास बकलोय हिमाचल प्रदेश में, भारत अमेरिका के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास 2026 चौबटिया उत्तराखंड, भारत जापान के बीच हुआ है। साइक्लोन अभ्यास
अनसास इजिप्ट में हुआ, भारत इजिप्ट के बीच में, और डस्टलेक अभ्यास का जो आयोजन है ये उज्बेकिस्तान में हुआ है, भारत उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और जापान ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीतिक वार्ता कहाँ आयोजित की है? तो ये मुंबई में आयोजित की है। तो भारत और जापान ने 21 अप्रैल को मुंबई में अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीतिक वार्ता आयोजित की है, जिसका उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सहयोग बढ़ाया जाए। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और औद्योगिक प्रयोग, इन सभी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाए। भारत की तरफ से सह अध्यक्षता अमित ए शुक्ला ने की थी, जो कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म रिलायंस जियो द्वारा पीपल फास्ट लॉन्च किया जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और यूपी के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एआई आधारित शिक्षण परियोजना शुरू की गई है। भारत और स्वीडन ने स्वीडन भारत टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये एआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे। इसके लिए कूपन कोड यूज करिएगा 12 मंथ 100। और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक के लिए भी पैकेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और बाकी GK GS के क्वेश्चन के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जब आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से रैंक भी जारी की जाती है, तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। दोस्तों, चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत के 99वें रामसर स्थल का दर्जा किसे मिला है? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को। वर्ष 2025 में भारत के किन राज्यों के लैंडफिल मीथेन सुपर प्रदूषकों में शामिल हुए हैं? तेलंगाना और महाराष्ट्र। ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित टोबैको एंड वेप्स बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाना। कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी अरुण्याक घोष भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 95। और नादेंडला भास्कर राव यानी एन भास्कर राव का निधन हुआ है। वो किस राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे? तो ये आंध्र प्रदेश के। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कब तक लॉन्च के लिए तैयार होने की उम्मीद है? 2026 के अंत तक। भारत सरकार ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक ब्लड सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? दिसंबर 2026 तक। हाल ही में चर्चा में रहा ट्यूमेन नदी पर बनने वाला नया सड़क पुल किन दो देशों के बीच बना है? रूस और उत्तर कोरिया। स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक आर्थर लॉ को 2026 के लिए किस सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया है? यंग ग्लोबल लीडर। भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए DRDO ने गृह मंत्रालय को कौन सा AI आधारित सिस्टम सौंपा है? तो उसका नाम है प्रज्ञा। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां डिस्कस करेंगे, यानी शेड्यूल डिस्कस करेंगे। तो 12 शेड्यूल हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। ठीक है, तो जो पहली अनुसूची है इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण मिलता है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञाएं बताई गई हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र बताए गए हैं। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं, 22 भाषाएं बताई गई हैं। नौवीं अनुसूची जो है इसमें कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा है, यानी कि नौवीं अनुसूची में कुछ ऐसे कानून रखे गए हैं जिनको न्यायालय में आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून हैं,
11वीं अनुसूची में पंचायतों के विषय हैं, 29 विषय बताए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के विषय, इसमें 18 विषय बताए गए हैं। तो जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, फिर समय समय पर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि कीर स्टारमर किस देश के पीएम है, तो वो यूके के पीएम है। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। स्टडी कर ऑफिशियल इसका नाम है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएं तो जीके जीएस की ये सारी ई बुक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर लेना है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जब आप ऐप पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो यहाँ पर टेस्ट जरूर दीजिएगा।